हेलो दोस्तों, मैं आपके लेके आया हूँ केमिस्ट्री का क्लास 11 का चैप्टर 2, जिसका नाम है परमाणु संरचना। ये क्लास 11 का चैप्टर 2 है जिसका नाम परमाणु संरचना है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें पहला टॉपिक है परमाणु। परमाणु है ये चैप्टर, परमाणु से ही शुरू होता है। परमाणु पहला टॉपिक। तो परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। जिसका और विभाजित न किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अविभाजित। इसका अर्थ होता है अविभाजित। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब अगला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? ब्रिटिश वैज्ञानिक डाल्टन ने 1808 में कुछ उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो उनका पहला सिद्धांत है द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये परिभाषा ही है। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में अंतर होता है। परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। समान तथा असमान परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। परमाणु को किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये उनके 6 मुख्यतः रूल हैं ये। और इसके बाद अगला टॉपिक है अपरमाणविक कणों की खोज। अपरमाणविक कणों की खोज, तो जब परमाणु की खोज हुई उसके बाद सोचा गया कि यह अविभाज्य कण है, लेकिन इसके बाद इसके अंदर और 3 भागों की खोज हो गई। मतलब इसको अपरमाणविक कण कहा गया, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये कौन कौन से 3 कण थे? पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे एक टेबल है। प्रोटॉन प्रतीक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये प्रतीक है P+, इलेक्ट्रॉन का E-, न्यूट्रॉन का N⁻�0। ये उदासीन होता है। ये इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 × 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये किलोग्राम में है। न्यूट्रॉन का 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये अपेक्षिक द्रव्यमान, यहाँ प्रोटॉन को 1 मान लिया गया है। तो प्रोटॉन को जब 1 मानेंगे तो इसका अपेक्षिक द्रव्यमान 1। प्रोटॉन के अपेक्षा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तब 0.00055 होगा, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 होगा, क्योंकि लगभग बराबर ही अपेक्षा करें तो। और प्रोटॉन का आवेश +1.602 × 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.602 × 10⁻⁻19, न्यूट्रॉन का आवेश 0, उदासीन होता है। अभी इसकी जब खोज हुई तो इसमें पहला है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1879 में विलियम क्रूक्स के एक प्रयोग से हुई। उन्होंने 60 सेंटीमीटर लंबी नलिका में निर्वात पंप लगाकर दोनों किनारों पर कैथोड और एनोड लगाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। इसे उन्होंने एक प्रयोग किया। उसमें ये एक नलिका ली 60 सेंटीमीटर लंबी, उसमें एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड लगाया और उसको उच्च वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। इसमें निर्वात पंप लगाया हवा को निकालने चाहे कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। जब इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो कैथोड से कुछ किरणें निकली। कैथोड से जब कुछ किरणें निकली हरे रंग की प्रतीति उत्पन्न करती हुई, तो इन्हें कैथोड किरण कहा इन्होंने। अब कैथोड किरण कहा तो उन्होंने कुछ इस पर निष्कर्ष निकाला। जैसे क्रूक्स का निष्कर्ष, इसमें पहला है सामान्य दाब एवं उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस विद्युत धारा से प्रवाहित नहीं होगी। मतलब जब इन्होंने निर्वात पंप से कंट्रोल किया और सामान्य दाब ही रखा, जब केवल सामान्य दाब रखा और उच्च विद्युत धारा प्रवाहित किया, तब पर गैस से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। लेकिन जब दाब को 10⁻⁻2 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, तब गैस विद्युत धारा का चालक बन गई, अर्थात विसर्जन नली में रंगीन प्रकाश उत्पन्न हो गया। मतलब जब इतना दाब कर दिया तब गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की और हरा रंगीन प्रकाश उत्पन्न किया। और तीसरा पॉइंट, दाब को जब 10⁻⁻4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, मतलब और कम कर दिया, तब प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो गया, मतलब प्रकाश लुप्त हो गया और एनोड की तरफ की दीवार पर
हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न हुई, हरे रंग का चमकने लगा एनोड की तरफ का दीवार। इन किरणों को कैथोड किरण कहा गया। तो यहाँ कैथोड किरण की खोज हुई। कैथोड किरणों के गुण क्या है? कैथोड किरणों के गुण निम्न है। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गमन करती हैं। ये तो सिंपल सभी लोग देखें, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गमन करती हैं। अब कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। अब इसको सिद्ध किया उन्होंने। कैथोड किरणें वैसे ही सिस्टम बनाया, लेकिन यहाँ पर एनोड को यहाँ पर लगाया और उसके बीच में एक छिद्र कर दिया, इधर कैथोड लगा दिया, बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या किया कि यहाँ पर एक पदार्थ रख दिया। अब यहाँ से कैथोड किरणें निकली और साइड से तो वहाँ पहुँच गई, लेकिन यहाँ से नहीं जा पाई। देखिए कट है, यहाँ से नहीं जा पाई, तो यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गई, छाया बन गई। इससे साबित हो गया कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। अब कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। ये कैसे पता चला? वैसे इस पूरा प्रयोग किया उन्होंने, कैथोड किरण लगाया, एनोड और उच्च वोल्टेज प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ जोड़ दिया, यहाँ एक धनात्मक प्लेट लगाया, उसको मतलब बैटरी धनात्मक सिरा जोड़ा, यहाँ ऋणात्मक प्लेट लगाया, बैटरी ऋणात्मक सिरा जोड़ा, अलग बैटरी। अब यहाँ से फिर कैथोड किरणें निकली, तो यहाँ जब पहुँची धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के बीच में, तो ये धनात्मक की तरफ मुड़ गई। देखिए यहाँ धनात्मक मुड़ गई, तो धनात्मक की तरफ जो मुड़ेगा, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक में ही आकर्षण होता है, विपरीत में ही। तो धनात्मक की तरफ मुड़ी है, मतलब ये ऋणात्मक होगी। तो इससे साबित हुआ कि कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। अब कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र, जैसे वहाँ धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट लगाया था, यहाँ चुंबक का N सिरा या S सिरा लगा दिया। अब फिर कैथोड किरणें निकली, तो अब ये चुंबक के जब बीच में आई, तब ये चुंबक के नॉर्थ सिरा की ओर मुड़ गई। इससे सिद्ध होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में भी कैथोड किरणें प्रभावित होती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं। अब अगला है, कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी है। अब ये कैसे प्रूव किया उन्होंने? कैथोड लगाया, एनोड लगाया, बैटरी से जोड़ दिया। अब यहाँ पर उन्होंने एक पंखी लगा दिया, मतलब एक ऐसे मतलब पंखा टाइप घूम सकता है, चारों ओर घूम सकता है। तो यहाँ पर फिर कैथोड किरणें निकली। जब कैथोड किरणें निकली, तो ये इस पंखे के एक एक पार्ट से टकराई। जब टकराई तो पंखा में गति उत्पन्न हुई, पंखा घूमने लगा। अब जब घूमने लगा, इससे ये साबित हुआ कैथोड किरणें जब छोटे छोटे द्रव पदार्थों से बनी होंगी, तभी ना वो उस पर टकराएगा, तो फिर वो घूमेगा। तो इससे साबित हुआ कि कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव पदार्थों से मिलकर बनी हैं। अब कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये उन्होंने मतलब देखा, वहाँ अनुभव किया कि कैथोड किरणें ऊष्मीय मतलब हीट हो गई, जहाँ उनका प्रदीप्ति पड़ा वहाँ हीट हो गया। तो इससे साबित हुआ कि कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अब कैथोड किरणें एक्स किरणें भी उत्पन्न करती हैं। अब कैथोड किरणें एक्स, उन्होंने यह प्रयोग किया कि एनोड कहाँ पर, एनोड एक तरफ लगाया और उसके आगे टंगस्टन सिरा लगाया, ये अपवर्तक का काम करेगा। और फिर यहाँ पर ये इन्होंने कैथोड टंगस्टन सिरा लगाया, मतलब कैथोड भी आगे टंगस्टन लगाया। अब इसको बैटरी से जोड़ा, उच्च वोल्टेज की बैटरी से। तो क्या हुआ, टंगस्टन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब वही कैथोड किरणों के रूप में इलेक्ट्रॉन निकले। और जब यहाँ से टकराए इस टंगस्टन के अपवर्तक सिरा से, जिसमें एनोड भी लगा हुआ है, तब ये यहाँ परावर्तित होकर यहाँ एक्सरे किरण के रूप में निकलने लगे। तो यही बात हुई कि कैथोड किरणें एक्स किरणें भी उत्पन्न करते हैं। कैथोड किरणें से ही एक्सरे किरणें उत्पन्न हो गई यहाँ, यही बात है। अब गैसों का आयनीकरण करती है। कैथोड किरणें गैसों का आयनीकरण भी करती है, मतलब उस पर गैसों पे आवेश भी आ जाता है उनकी वजह से। अब अगला है, कैथोड किरणें विसर्ग नली के बाहरी कांच पर तथा कुछ अन्य पदार्थों जैसे जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड आदि पर प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। मतलब कैथोड किरणें का तो हरा रंग का प्रकाश होता है, लेकिन जब कैथोड किरणें जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड में पड़ती है तो प्रदीप्ति उत्पन्न करती हैं। और जिंक सल्फाइड कैडमियम सल्फाइड से मिलकर वह सफ़ेद रंग के प्रकाश में परावर्तित हो जाता है। यही ट्यूबलाइटों में होता है, यही जिंक सल्फाइड की परत चढ़ी होती है, उससे टकरा कर वे सफ़ेद रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न करती हैं।
अब कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं, मतलब जो फोटोग्राफिक प्लेट से गुजरती हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसको भी वो नुकसान पहुंचाती है, भेद देती हैं। अब अगला है कैथोड किरणों में भेदन क्षमता होती है, मतलब कैथोड किरणें किसी भी चीज़ को भेद सकती हैं, मतलब पतली चीज़ को। ये एल्युमिनियम की पतली पत्ती को पार कर जाती हैं, परंतु धातु की मोटी पत्ती को द्वारा इसको रोका जा सकता है। मतलब पतली एल्युमिनियम की पत्ती को तो पार कर जाएंगे, लेकिन धातु की मोटी पत्ती को नहीं पार कर पाएंगे। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या आया, कैथोड किरणों के उपरोक्त गुणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब इन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था, तो स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, जे टॉमसन ने 1897 में कैथोड किरणों को 3 माध्यमों से गुजारा, उन पर प्रयोग किया उन्होंने। पहला उन्होंने विद्युत क्षेत्र से गुजारा तो किरणें विचलित होकर बिंदु ए पर चली गईं, तथा जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा तो तब विचलित होकर किरणें बिंदु सी पर चली गईं, तथा जब दोनों माध्यमों को एक साथ रखा और उसमें से गुजारा तब विचलित होकर बिंदु बी पर चली गई। इससे उन्होंने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए। क्या तथ्य? कणों का ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से अन्योन्य क्रियाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार विचलन अधिक होता है जब कैथोड किरणों कणों का ऋणावेश अधिक होगा, तब उनके विद्युत तथा चुंबकीय से क्रियाएं बढ़ जाएंगी और उनका विचलन अधिक होगा, अधिक विचलित होंगी। अब अगला उन्होंने प्रस्तुत किया कण का द्रव्यमान, मतलब कण के हल्का होने से विचलन अधिक होता है, जितना कण हल्का होगा उतना अधिक विचलित होगा। अब विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रोडों पर वोल्टता अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का मूल पथ से विचलन बढ़ जाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का विचलन बढ़ जाएगा। अब इन सब परीक्षण किया उन्होंने तो आवेश और द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान के मान को निर्धारित किया, इसके बाद ये कर सके वो। अब इलेक्ट्रॉन और आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान जब उन्होंने निकाला कितना आया, 1.758820 × 10⁻11, ये है कूलाम kg की घाते -1 कूलाम प्रति kg। अब यहाँ जहाँ यम्मी है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान kg में, ई है इलेक्ट्रोड पर आवेश, वास्तविक में इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। उन्होंने यही प्रयोग किया था जे थॉमसन ने। जब यहाँ कैथोड रखा, यहाँ एनोड रखा, बीच में थोड़ा छेद किया, यहाँ धनात्मक प्लेट रखा, यहाँ ऋणात्मक प्लेट रखा, और इस साइड अपने साइड ये नॉर्थ पोल रखा चुंबक का, और पीछे साइड साउथ पोल रखा। जब इसमें से कैथोड किरणें गुजरी और जब केवल ये जब धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट था तब ए पर गई, और जब केवल चुंबकीय क्षेत्र था तब सी पर गई, और जब दोनों के एक साथ था तब वो बिना विचलित बी पर चली गई। यही उन्होंने प्रयोग किया था, इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला था। अब लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आर एम मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग कर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पता लगाया। उन्होंने तेल बूंद का एक प्रयोग किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कितना आवेश पता लगाया, E बराबर -1.6 × 10⁻19 कूलाम, जो होता है वास्तव में 1.602 1.76 × 10⁻19 कूलाम। अब इससे उन्होंने ये प्रयोग कर इलेक्ट्रॉन के जो थॉमसन ने निकाला था द्रव्यमान संबंध में रखा, तो यम्मी बराबर E बटा यम्मी, यही उनका संबंध था, निकाले थे वो, तो उसमें रखा था। जब ये अपना जो आवेश निकाले थे वो रखे, और यहाँ पर जो थॉमसन निकाले थे इलेक्ट्रॉन आवेश और द्रव्यमान में संबंध वो रखे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उन्हें ज्ञात हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना ज्ञात हुआ, 9.1094 × 10⁻31 किलोग्राम। तो यही था दोस्तों चैप्टर 2 का पार्ट 1। मैं आगे और भी पार्ट ले आते रहूँगा इस चैप्टर का। अभी ये पार्ट 1 था, एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे ये नोट्स हैं, पेज वाइज आपको दिखा देता हूँ। ये था चैप्टर 1 का पार्ट 1। अभी इसके बाद और पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और लाइक
और शेयर बहुत कम आ रहे हैं, लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।